हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, आगे डिस्कशन पर जाने से पूर्व आप लोगों को स्क्रीन पर एक छोटा सा ऐड दिख रहा होगा। पहले ऐड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हमें आज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो इग्नू टिप्स असाइनमेंट है, ये मेनली इन सारी चीज़ों में डील्स करती है। इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, हार्ड कॉपी, हैंड रिटन असाइनमेंट, पीडीएफ, गैस पेपर, गाइड बुक्स, इग्नू सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन, ईटीसी, इन सब चीज़ों में इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं। आप चाहें तो इसी की वेबसाइट, इग्नू टिप्स असाइनमेंट की वेबसाइट ignuTipsAssignment.com पर जाकर के ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर। यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं ignutipsassignmentinfo@gmail.com। यहाँ से भी आप अपने इग्नू के जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको परचेज कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मोहनीश आर्यन, और ये छोटे से स्लैश या छोटा सा आप इसको डैश कह सकते हैं, लोअर डैश कह सकते हैं। तो आप मुझे इस आईडी से इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टा पे फॉलो करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो समस्या है, जो भी समस्या है इग्नू से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप जो है बेटर तरीके से इग्नू को हैंडल कर पाएंगे। मतलब इग्नू में जो आपका जो प्रोग्राम है उसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, तो अब आप लोगों को बड़े से स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन सी चीज़, तो वो है BPAS 184 और ये लिखा गया है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, संभारण अथवा रसद प्रबंधन। तो हम लोगों को डिस्कस करना है इसी चीज पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी चीज पे एक वीडियो सेशन, या हम कह सकते हैं कि इसी सब्जेक्ट पे एक वीडियो डिस्कशन हम लोगों का पहले ही आ चुका है। हम लोगों ने उस वीडियो सेशन में काफ़ी सारी बातें सीखी है। संभारण क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, ई लॉजिस्टिक क्या है, कैसे कार्य करती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में देख ली है। और पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि BPAS 184 की टोटल 2 वीडियो सेशंस आएंगी, टोटल 2 वीडियो सीरीज आएंगी, जिसमें से पहला वीडियो सीरीज आप लोग देख चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में वादा किया था तो उस वादे को मैं निभा रहा हूं। और ये जो दूसरा वीडियो सीरीज है अब आप लोगों के सामने हाजिर है। और ये जो वीडियो सीरीज है या ये जो वीडियो सेशन है, ये लास्ट वीडियो सेशन है BPAS 184 का। हम लोग इसमें BPAS 184 के बाकी बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे और एक ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। और इसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और क्या मैंने जो आपको बताया, मैंने जो आपको सिखाया, वो सीखने से आपको क्या फायदा मिला, आप इग्नू के क्वेश्चन आंसर्स को डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारी बातें थी, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां से हमें आज डिस्कस करना है, क्योंकि इसी चैप्टर में, सॉरी इसी पीडीएफ के अंदर अब बाकी कई सारे पेजेज हैं जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, पहले ही वीडियो सीरीज में कर चुके हैं। तो वो बात अब खत्म करते हैं, अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। अभी मैं चलता हूँ, पेज को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। तो पेज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अब मैं कर रहा हूँ। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लॉजिस्टिक क्या है। उसके बाद गैस पेपर 2 का भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिया था। गैस पेपर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें शायद मैंने 3 या 4 क्वेश्चन बताए थे, 3 क्वेश्चन बताए थे शायद। अब भंडारण द्वारा निष्पादित कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी हमें सबसे पहले इस पर डिस्कस करना है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंडारण क्या है, व्हाट इज भंडारण। भंडारण क्या है, भंडारण ऐसे लिखते हैं इसको, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउसिंग। क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग। तो ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, भंडारण जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, भंडारण का मतलब होता है स्टोर करना, एकत्र करना अथवा इकट्ठा करना। तो यही है भंडारण। अब देखिए, ये सामान्य भाषा में एकत्र करना या इकट्ठा करना भंडारण कहलाता है। लेकिन अगर हम लॉजिस्टिक की भाषा में बात करें या फिर बिजनेस की भाषा में बात करें तो प्रोडक्ट, और हिंदी में अगर कहें तो वस्तुओं का भंडारण,
वस्तुओं का भंडारण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भंडारण, या वस्तुओं को स्टोर करना या एकत्र करना, उसे हम वस्तुओं का भंडारण कह सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आप एकदम सामान्य तौर पर भंडारण क्या है ये समझ गए। अब यहाँ पर है कि भंडारण द्वारा निष्पादित कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब भंडारण के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, भंडारण करने से होता क्या है। तो अब हम इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है भंडारण करने से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला तो लिखा गया है भंडारण। तो भंडारण का मतलब भंडारण के कार्य में सबसे पहले हम करेंगे क्या? तो भंडारण ही तो करेंगे, स्टोर ही तो करेंगे। और यह वेयर हाउसिंग का एक मूल्य कार्य होता है, और मूल कार्य होता है। इसमें हम क्या करते हैं, तो वस्तुओं को जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है उसको हम स्टोर करके रख देते हैं। और ग्राहकों की जब आवश्यकता होती है, ग्राहक को जब आवश्यक लगता है कि वो वस्तु लेनी चाहिए, तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, स्टोर से मांगते हैं, तो फिर उसकी आपूर्ति जो है की जाती है। और वो जो स्टॉक जो बचा हुआ होता है, जो स्टोर किया हुआ रहता है, भंडार किया रहता है, उससे वो सामान निकाल के ग्राहक को दे दिया जाता है। और अगर अभी के दौर में हम वेयर हाउसिंग की बात करें, ई कॉमर्स के लाइन में अगर हम वेयर हाउसिंग की बात करें, तो अभी के दौर में वेयर हाउसिंग एक आम सी बात है। बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि छोटे छोटे सेलरों से अपने प्रोडक्ट को मंगवा लेती है और उसको अपने गोदामों में स्टोर कर देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कस्टमर्स बड़ी बड़ी कंपनियों से अपना ऑर्डर लगाते हैं, कस्टमर्स जब उससे प्रोडक्ट मांगते हैं, तो वो तुरंत ही सारे प्रोडक्ट्स की पैकिंग करती है जिनकी डिमांड होती है, और तुरंत ही उनको लॉजिस्टिक के माध्यम से कस्टमर तक भेज देती है। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, तो इससे होता ये है कि भाई एक तो छोटी कंपनियों से जो समय लगेगा इस वेयर हाउसिंग तक आने में, वो समय बच जाता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वेयर हाउस के अंदर, स्टोर के अंदर, ये भंडारण वाले जगह के अंदर। तो यहाँ से आसानी से लॉजिस्टिक वाले कोई भी सामान लेकर चले जाते हैं और टाइम पर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी के दौर में भंडारण काफ़ी आवश्यक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब है मूल्य स्थिरीकरण। तो ये भी एक प्रक्रिया है, इसकी भी इसमें भी जो है ना, मूल्य स्थिरीकरण में भी गोदामों की भूमिका होती है, जहां पर प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं, जहां पर प्रोडक्ट का भंडारण किया जाता है। अब क्या मूल्य स्थिरीकरण होता है वो हम बताने वाले हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो होता यूं है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी जो स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्टोर्स होते हैं, या छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, वो बड़े लेवल की ई कॉमर्स कंपनियों को अपना प्रोडक्ट दे देती हैं। और बड़े लेवल की ई कॉमर्स कंपनियों के पास बड़ा सा वेयर हाउस होता है, उसमें अपने प्रोडक्ट को वो स्टोर करते हैं, और जब कस्टमर उनसे डिमांड करते हैं तो वो टाइम पर वो प्रोडक्ट वहाँ पे भेज देते हैं। और इनके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है, और इस नेटवर्क के माध्यम से ये कस्टमर तक टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। और फिर प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकला तो वो कस्टमर से वो प्रोडक्ट तुरंत रिटर्न भी ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये छोटी सी कंपनी है, इसने एक सामान बनाया। अब कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर कस्टमर ने किया इसको, तो कस्टमर ने इसको किया, और फिर यहाँ ऑर्डर आने के बाद फिर इस कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने वेयर हाउस से इसको बोला कि भैया तुम्हारा एक प्रोडक्ट बिका है, तुम पहले उस प्रोडक्ट को भेजो, उस प्रोडक्ट को भेजो। अब इसको भेजने में समय लगेगा, खर्च आएगा, फिर वो प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, एक तो समय बर्बादी हुई, खर्च ज़्यादा से ज़्यादा आया हर प्रोडक्ट के लिए। अब 5 प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो 5 प्रोडक्ट अलग अलग बार यहाँ से जाएगा इधर। तो ऐसे में क्या होगा कि मूल्य, जो प्रोडक्ट का मूल्य है वो फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट कई सारे रास्ते से गुजर कर कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो इससे क्या होगा कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट की जो एमआरपी है उसको ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्ट का जो मूल्य है उसको ज़्यादा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मूल्य ज़्यादा होने से कस्टमर पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, और कस्टमर उसको परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो भंडारण है, जब काफ़ी सारे प्रोडक्ट को एक जगह स्टोर किया जाता है, तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट का जो है ना मूल्य स्थिरीकरण हो जाता है। जोखिम असर की बात कर लेते हैं। अब होता ये है कि भंडारण के समय जब किसी सामान को गोदाम में संग्रहित किया जाता है, तो वहाँ कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो ऐसा कि जैसे मान लेते हैं भंडारण जहाँ पे हो रहा है, जो स्टोर है, वेयर हाउस है, वहाँ पर कुछ कर्मचारी काम करते होंगे, उसमें से कुछ चोरी करके सामान भी लेके जा सकते हैं। फिर गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, मतलब कि अब प्रोडक्ट की डिमांड एक समय में काफ़ी ज़्यादा थी, वेयर हाउस में उसको काफ़ी समय तक स्टोर करके रख दिया गया, लेकिन अब उसकी डिमांड है ही नहीं, तो वो वेयर हाउस में बेकार पड़ा रहेगा। और इस तरह से ये जोखिम का एक कारक है, क्योंकि वो सामान बेकार है, और बेकार होने के बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अन्वेषण, आग
आग, अभी कभी शॉर्ट सर्किट से वेयर हाउस के अंदर आग लग गया तो सारे प्रोडक्ट को नुकसान हो जाएगा और इससे कई जोखिम हो सकते हैं। तो ये जोखिम का खतरा भी भंडारण के समय बना रहता है। तो भंडारण के कार्य में जोखिम का खतरा एक फैक्टर है और इससे निपटने के लिए भंडारण में क्या होता है कि भंडारण के दरमियान जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या भंडार घर का जो है ना, एक तरह से बीमा कर दिया जाता है कि अगर भविष्य में कोई जोखिम हुआ या कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियां करेंगी। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। वित्त पोषण, अब देखिए कि कंपनियां जो है ना क्या करती है कि जब कोई स्टोर लगाती है या कोई वेयर हाउस लगाती है तो वो उस वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे सभी को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है और उनको जो है ना पैसे प्रदान करती है ताकि वो उस वेयर हाउस के अंदर काम कर सके, अपने आप को सस्टेन कर सके। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये सारे भंडारण के कार्य हैं। ग्रेडिंग और पैकिंग, यह भी भंडारण का एक कार्य है। आजकल अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले हो गए, आजियो और भी है, मीशो है, फीसो है, टीसो है, आप लोग देख लीजिएगा कितना कितना क्या क्या। तो अब देखिए ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां या नेशनल कंपनियां हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियां, ये क्या करती हैं कि वेयर हाउसिंग में अपने सारे प्रोडक्ट को मंगवा लेती है। अब किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसी वेयर हाउस के अंदर ही उस प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, उस प्रोडक्ट को ग्रेड किया जाता है। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्रेडिंग और पैकिंग का कार्य जो है ना वो भी भंडारण का ही एक कार्य है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हरित संभारण उपायों के कार्यान्वयन में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, परीक्षण कीजिए। तो हरित संभारण का उपाय का क्या मतलब हुआ? ग्रीन लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव, तो इसे हम कहते हैं हरित संभारण उपाय। तो ग्रीन, हरित, ये टर्म आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अगर कहीं पर हरित लग गया किसी भी जगह, जैसे मान लेते हैं हरित प्रौद्योगिकी, इसे हम कह सकते हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। उसके बाद हरित पोषणीय विकास, पर्यावरण को नुकसान किए बिना ही पोषण मिले सबको, और हरित सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं इसको, और आगे की पीढ़ी भी जो है चलती रहे। तो हरित शब्द का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण को कम नुकसान होना। करने के उपाय, तो इसे हम कहते हैं हरित। तो अब ग्रीन लॉजिस्टिक इनिशिएटिव से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ग्रीन लॉजिस्टिक इनिशिएटिव का मतलब हो गया कि हरित संभारण उपाय। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट पैकिंग का काम करती हैं और ग्रेडिंग का काम करती हैं, तो या लेबलिंग का काम करती है, तो उसमें वो कभी कभी प्लास्टिक्स का यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट से आपको प्रोडक्ट आता होगा तो कभी कभी प्लास्टिक का रैपर रहता होगा, कभी कभी कागज़ का रैपर रहता है। तो ऐसा है कि भाई ये जो प्लास्टिक रैपर है, आप ये बताइए पर्यावरण के लिए स्वच्छ और अच्छा है क्या, सुरक्षित है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो ये एक ग्रीन इनिशिएटिव हुआ क्या? ग्रीन लॉजिस्टिक इनिशिएटिव हुआ क्या? हरित संभारण उपाय हुए क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो ये हुआ सामान्य संभारण उपाय। अगर हमने क्या किया कि इसी प्लास्टिक रैपिंग की जगह हमने प्रोडक्ट को पेपर में पैक कर दिया, जैसा कि अभी कुछ एक दो तीन महीने से देख रहे होंगे आप लोग, फ्लिपकार्ट और अमेजन से प्रोडक्ट मंगाते होंगे तो आपका प्रोडक्ट पेपर या कार्टून में आता है। तो ये पेपर और कार्टून जो है पर्यावरण के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है और ये सड़ गल जाता है। तो ये जो है ना एक तरह से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है या नहीं के बराबर नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक तरह से हरित संभारण उपाय हो गया जिसमें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि हरित संभारण उपाय क्या है। तो लॉजिस्टिक का एक कर्तव्य होता है, जो भी आप लॉजिस्टिक देखते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो कम से कम, ये भाई मैं क्या कर दिया मैंने, ये वाला पेपर था ना, कहाँ चला गया भाई, हाँ कहाँ था मैं वो भी भूल गया। हाँ, लॉजिस्टिक का जो है ना वो एक मूल कर्तव्य होता है कि वो पारिस्थितिकी को भी बनाए रखे। वो जो काम करती है वो तो करे ही करे, वो जो ट्रैवलिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, फलाना ढिमकाना का काम करती है वो तो करे ही करे, लेकिन उनके कार्य के करने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो या पर्यावरण को नगण्य नुकसान हो, बहुत कम नुकसान हो।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। यही है हरित हरित संभारण उपाय या ग्रीन लॉजिस्टिक इनिशिएटिव। आई होप इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में या मोटे तौर पर कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक द्वारा किया गया वह कोई भी उपाय जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए उसे हम हरित संभारण उपाय कहेंगे या फिर हरित रसद उपाय कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि रसद और संभारण एक ही चीजें हैं मोटे तौर पर, या लॉजिस्टिक या कुरियर, ये सभी एक ही चीजें हैं, ऐसा मैंने पहले आपको बता रखा है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बाकी कुछ है नहीं बताने लायक, तो शॉर्ट में ही मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 में दीजिए। ये तो असाइनमेंट वाली बात हो गई भाई, खैर इसको हटाते हैं। संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं ऊपर की ओर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब कहाँ लिए चलता हूं मैं, वो आपको मैं दिखा देता हूं। संभारण प्रबंधन, हाँ पहले चैप्टर में पहले क्वेश्चन में था संभारण, हाँ यहाँ है ना, ये रहा। लॉजिस्टिक क्यों महत्वपूर्ण है, इसी को हम कह सकते हैं कि संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है या संभारण क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें होता क्या है कि एक सेकंड में लिए चलता हूं आप लोगों को अब उस क्वेश्चन पे जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था। अब कहाँ थे, लॉजिस्टिक संभारण जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से कंपनियां जो है ना अपना बेहतर मूल्य ग्राहकों के सामने प्रदर्शित कर सकती है। इससे क्या होता है कि जब ये लॉजिस्टिक का अच्छा खासा प्रबंधन हो जाता है, संभारण का अच्छा खासा प्रबंधन हो जाता है, तो कम पैसे में या कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर प्रोडक्ट को भेजा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है, कस्टमरों तक, ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा लॉजिस्टिक प्रबंधन, अगर अच्छा खासा संभारण प्रबंधन है तो उससे क्या होगा कि किसी भी कंपनी का जो वजूद है वो बढ़ेगा, किसी भी कंपनी की अच्छी खासी ब्रांडिंग होगी। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, आज फ्लिपकार्ट गांव-गांव तक पहुंचा है तो उसके पीछे एक लॉजिस्टिक कंपनी का हाथ है, उसके पीछे एक संभारण कंपनी का हाथ है, और एक अच्छा संभारण का हाथ है, एक अच्छे संभारण प्रबंधन का हाथ है। और अगर हम कंपनी के तौर पर देखें या संभारण प्रबंधन कंपनी के तौर पर उस नाम को अगर हम बोले तो वो होगी ई कार्ट लॉजिस्टिक। ई कार्ट लॉजिस्टिक के मदद से ही आज फ्लिपकार्ट भारत के कोने कोने तक पहुंच गई है, भारत के गांव गांव तक पहुंच हो गई है ई कार्ट लॉजिस्टिक की। और ई कार्ट लॉजिस्टिक का ठीक ठाक प्रबंधन करने की वजह से फ्लिपकार्ट आज भारत की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि लॉजिस्टिक प्रबंधन या संभारण अगर प्रबंधन हम कर लेते हैं, संभारण का प्रबंधन कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि ग्राहक को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएंगी, ग्राहक खुश होंगे, ग्राहक का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्राहक के सेटिस्फैक्शन बढ़ने के साथ साथ कंपनी का मूल्य बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी को एक ब्रांड के तौर पर बड़ा दर्जा मिलेगा, एक बड़े ब्रांड के तौर पर जाना जाएगा। और इसी के साथ साथ कंपनी कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने जो ऑर्डर्स है उसको फॉरवर्ड कर सकती है, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकती है। और इसी के साथ साथ अगर संभारण का अच्छा खासा प्रबंधन हुआ, लॉजिस्टिक का अच्छा खासा प्रबंधन हुआ, तो या रसद का अच्छा खासा प्रबंधन हुआ, तो इससे यह होगा कि रसद कंपनियों को, लॉजिस्टिक कंपनियों को भी एक अच्छा खासा मुनाफा होगा, अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। आज जो ई कार्ट लॉजिस्टिक कंपनी चल रही है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ई कार्ट लॉजिस्टिक, ये केवल और केवल एक ई कॉमर्स कंपनी के बदौलत इतने अच्छे से चल रही है और उसका नाम है फ्लिपकार्ट। आज फ्लिपकार्ट के जितने भी ऑर्डर हैं उनमें से 95% ऑफ ऑर्डर्स जो है ना वो किससे शिप किए जाते हैं, तो वो ई कार्ट से शिप किए जाते हैं। ऑल 95% ऑफ ऑर्डर आर शिप्ड बाय शिफ्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट इज बाय ई कार्ट लॉजिस्टिक। और हालांकि अभी मिंत्रा भी जुट चुका है, मिंत्रा भी जुड़ गया है इस लिस्ट में, मिंत्रा इज आल्सो एडेड इन दिस लिस्ट। तो मिंत्रा भी इस लिस्ट में अब जुड़ गया है, तो खैर वो तो अलग बात हो गई। तो
तो अब आप लोग ये समझ गए कि कैसे कंपनियों को फायदा होता है बेहतर संभारण प्रबंधन से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है हमें डिस्कस करने के लिए। पैकेजिंग अपशिष्ट के निपटान के उपायों की चर्चा कीजिए। पैकेजिंग अपशिष्ट, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी करती हैं, ताकि प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट दिल्ली से बिहार आना है, कई रास्तों से गुजरेगा, खराब रास्तों से, खंडर रास्तों से, अच्छे रास्तों से, या दिल्ली से असम जाना है, कई रास्तों से गुजरेगा। तो प्रोडक्ट की पैकिंग जो है ना कंपनियां अच्छे तरीके से करती हैं ताकि प्रोडक्ट खराब नहीं हो। लेकिन जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो क्या कस्टमर पैकिंग को अच्छे से रखता है? वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो उठा करके पैकेजिंग को उठा के फेंक देता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका वो उसको रख लेता है। तो अब ऐसा है कि भैया ये जो कचरा फेंका गया, ये जो पैकेजिंग फेंकी गई, ये क्या बन गया? यह एक अपशिष्ट बन गया। क्या बन गया? यह एक अपशिष्ट बन गया और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अब वो कैसे पहुंचाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अधिकतर जो पैकेजिंग होती है, जो पैकेजिंग मटेरियल अधिकतर जगहों पर यूज होता है वो होता है प्लास्टिक का, या अन्य कई भी तरह के वो फोम्स का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जब क्या होती है कि पर्यावरण में जाती है, ये जो पैकेजिंग अपशिष्ट है जब पर्यावरण में जाती है तो ये एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो पैकेजिंग अपशिष्ट है इसका निपटान किया जाए और उस निपटान के उपायों की चर्चा कीजिए जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए। अब पैकेजिंग अपशिष्ट दो तरीके का होता है। एक होता है आपको वेयर हाउस के पास का अपशिष्ट, इसको हम बोल सकते हैं वेयर हाउसिंग अपशिष्ट या भंडारण अपशिष्ट बोल सकते हैं। दूसरा होता है कस्टमर पैकेजिंग अपशिष्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। अब ये जो वेयर हाउस है दोस्तों, इस वेयर हाउस में कई सारे प्रोडक्ट पैक होकर आते हैं, कई सारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो इस वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट भेज देती हैं। अब जो छोटी छोटी कंपनियां इस वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट भेजती हैं वो सब के सब पैकेज में आते हैं, पैक होकर के आते हैं। अब यहाँ पर उन सारे पैकेज को खोला जाता है, फिर उसके बाद सभी को एक एक जगह एक तह में एक सिरे में लगाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई पैकेज में आया, आपको मान लेते हैं लैपटॉप आया, तो लैपटॉप 10 कंपनियों का आया, लेनोवो का आया, एसर का आया, डेल का आया, फलाने ढिमकाने का आया, तो वो सबको एक जगह रखना है। तो लेनोवो को एक साइड रखा जाएगा, एसर को एक साइड, डेल को एक साइड, एचपी को एक साइड। तो उसकी जो पैकेजिंग होगी सबको हटा दिया जाएगा, तभी तो उसको एक वो अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि बाद में उसको अपनी पैकेजिंग लगा करके ही तो प्रोडक्ट कस्टमर को देनी है। तो जो कंपनी की जो पैकिंग है उसको हटा दी जाएगी वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में जो पैकेजिंग हटाई जाएगी तो वो क्या होगा कि वो सब पैकेजिंग हट के तो एक ही जगह आएगा, वो जो पैकेजिंग अपशिष्ट है वो सब तो एक ही जगह आएगा। तो इसका निपटान आसानी से हो सकता है, इसका निपटान आसानी से हो सकता है। इसको या तो सड़कों के अंदर डाल करके मतलब सड़क बनने के दरमियान इसको सड़कों के नीचे डाल दिया जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो निपटान है हो जाएगा। लेकिन अगर हम कस्टमर पैकेजिंग अपशिष्ट की बात करें तो इसका निपटाना संभव है, क्योंकि कस्टमर वाइड रेंज के होते हैं, वाइड वैरायटी के होते हैं। क्योंकि मान लेते हैं मैंने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैंने प्रोडक्ट बिहार में मंगाया, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आपने प्रोडक्ट हरियाणा में मंगवाया, कोई दिल्ली का रहने वाला है, किसी ने दिल्ली में प्रोडक्ट मंगवाया। तो हर कस्टमर को जो पैकेजिंग दी गई तो क्या वो एक जगह आ सकता है? क्या सबको एक साथ लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। एक पैकेजिंग अपशिष्ट जो कि मैंने जो पैकेज उतारा अपने प्रोडक्ट का वो मैंने अपने घर के पास फेंक दिया, हरियाणा वाले ने उतारा तो वो हरियाणा वाले ने हरियाणा के मान लेते हैं हरियाणा के हिसार का रहने वाला तो हिसार के किसी कोने में उसने अपने घर के आसपास में फेंक दिया, दिल्ली का रहने वाला दिल्ली मोहन स्टेट के इलाके का रहने वाला मोहन स्टेट के किसी इलाके में फेंक दिया। तो वो जो पैकेजिंग अपशिष्ट है क्या उसको एक जगह लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो निपटान है वो बहुत कम होता है। तो अब इसका जो निपटान है इसको करने के लिए थोड़े बहुत उपाय किए जा सकते हैं ताकि ये जो अपशिष्ट है ये कम से कम हो, और अगर हो भी तो वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। तो वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो रोकथाम की जा सकती है। अब रोकथाम में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, रोकथाम में हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि जहां से प्रोडक्ट को पैक करके भेजा जाता है
क्या किया जाता है, जहां से प्रोडक्ट को पैक करके भेजा जाता है, जैसे कि वेयर हाउस से प्रोडक्ट को पैक करके भेजा जाता है, वेयर हाउस से सारे प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक भेजा जाता है। तो ऐसा है कि जब वेयर हाउस में प्रोडक्ट पैक किए जा रहे हैं तो वहां पर ऐसे पैकेजिंग मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए जो कि ग्रीन हो, ग्रीन वाले हो, हरित हो। तो हरित का क्या मतलब है, जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। जैसे कि पैकेजिंग के समय प्लास्टिक मटेरियल का यूज नहीं करेंगे हम, प्लास्टिक मटेरियल के बदले हम पेपर का यूज करेंगे, हार्ड पेपर का यूज कर सकते हैं हम, या फिर हम कार्टून का यूज कर सकते हैं, कार्टून्स को यूज कर सकते हैं। सारे जो है यह एक तरह से ग्रीन इनिशिएटिव हो गए, क्योंकि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम एक तरह से यहीं से रोकथाम की शुरुआत कर सकते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? या फिर जैसे कि हम किसी क्या कहते हैं, ये कुछ इस तरह से है कि आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि हम किसी जगह पे गए, किराने दुकान में सामान खरीदने गए, अब वो हमें प्लास्टिक देगा, अगर हम घर से ही थैला लेकर के चले गए तो कितना अच्छा है, थैला में अपना सामान लेके अपने घर आ जाएंगे। तो उसने मुझे प्लास्टिक भी नहीं दिया, पर्यावरण को नुकसान भी हुआ और हमारा काम भी हो गया। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हो सकता है कि पेपर पैकिंग दिया जा सकता है, पेपर से पर्यावरण को कम नुकसान होगा, पेपर पैकिंग जो दी जाएगी उसको कोई अन्य तरीके से भी यूज किया जा सकता है। पेपर पैकिंग को हार्ड पेपर दिया जा सकता है, इसको भी किसी अन्य तरीके से कस्टमर्स यूज कर सकते हैं। कार्टून दिया जा सकता है, कार्टून तो सबसे बेहतर ऑप्शन है। कार्टून में अगर कोई डाल के दे दिए, कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट कार्टून में डालकर दे दी गई, कार्टून यहाँ आया तो कार्टून इंसान फेंकता नहीं है, उसको वो रख लेता है कि भाई किसी और चीज को ढकने या किसी और चीज को पैक करने के काम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोकथाम की जा सकती है। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। दूसरा है न्यूनतमकरण। तो न्यूनतमकरण में क्या होता है कि पैकेजिंग को कम से कम कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परतों में पैकिंग ना हो और कम से कम परतों में पैकिंग हो, लेकिन वो ऐसी पैकिंग हो कि उससे प्रोडक्ट को भी नुकसान ना हो और प्रोडक्ट को टाइम पे कस्टमर तक पहुंचाया जा सके और प्रोडक्ट टाइम से कस्टमर तक ठीक स्थिति में पहुंच जाए। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। पुनः उपयोग किया जा सकता है, प्रोडक्ट के पैकेजिंग की पुनः उपयोग की जा सकती है। कई पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है जिसके माध्यम से सारे प्रोडक्ट पैकेजिंग को फिर से उपयोग में लाए जाएं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां एक ऑप्शन ये भी रख सकती हैं कि जो प्रोडक्ट आपने पाया है, प्रोडक्ट लेने के बाद जो पैकेजिंग है उस पैकेजिंग को आप रिटर्न कर दीजिए। तो अगर वो रिटर्न ले लेती है तो फिर से वो कंपनी जो है, जो कि वेयर हाउसिंग में अपने प्रोडक्ट्स पैक करती है, तो वो रिटर्न आए हुए पैकेजिंग मटेरियल से फिर से वो दूसरे प्रोडक्ट को पैक करके दूसरे कस्टमर को दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है। पुनर्चक्रण भी हो सकता है। ऐसा है कि जब पैकेजिंग का काम होता है तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पैकेजिंग मटेरियल दिए जाते हैं जिसको हम पुनर्चक्रित कर सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल से भी कभी कभी प्रोडक्ट को ढका जाता है। फिर क्या कहते हैं, कंटेनर, कभी कभी क्या होता है कि किसी कार्टून के अंदर कुछ पेपर्स डाल दिए जाते हैं, उससे भी ढका जाता है। तो इन सब चीज़ों को पुनर्नवीकृत किया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण का भी सहारा लेना चाहिए कि मतलब ये खत्म हो गया या बर्बाद हो गया तो उसको हम फिर से रिसाइकल करके कुछ नया बना दें और हमारा काम चल जाए। पुनर्चक्रण में जैसे कि मान लेते हैं कोई पेपर आया हमारे घर पर और पेपर जब हमारा काम हो गया तो हमने पेपर वो रिटर्न कंपनी को भेज दिया। कई सारी जगहों से वो पेपर कंपनी के पास रिटर्न आया, कंपनी ने क्या किया, उसको फिर से रिसाइकल किया, वो जो खराब हो गया था पेपर उसको रिसाइकल किया, फिर से नए फॉर्मेट में लाया और फिर से उसको दूसरे तीसरे कस्टमर को पैकेजिंग के समय में यूज करके दे दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो ये पैकेजिंग संबंधी जो अपशिष्ट संबंधी जो समस्या है इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को पहचानिए जिन्हें सूचना प्रसंस्करण की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो संभारण कंपनी है या संभारण प्रणाली है, इसमें ऐसे कौन से जगह हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्षेत्र। जैसे कि आपने कंपनी से प्रोडक्ट को ऑर्डर लगाया, आपने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट खरीदा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर मेरा प्रोसेस हो गया है, ऑर्डर मेरा जो है कंपनी तक पहुंच गया है। तो कंपनियां क्या करती हैं, आपके ऑर्डर सेक्शन में लिख देती है कि द सेलर हैज प्रोसेस्ड योर ऑर्डर, प्रोसेस्ड योर ऑर्डर। फिर से बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो गई है, थोड़ा सा वक्त दीजिए मेरे को, और ये मैंने लैपटॉप को चार्ज में लगा दिया है। अब मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। तो सेलर हैज प्रोसेस्ड योर ऑर्डर ऐसा लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया। आपको पता चल गया कि भैया मेरा जो प्रोडक्ट है वो अब
प्रोसेस हो गया और वो प्रोडक्ट कुछ दिनों में मुझे मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूचना प्रसंस्करण की, सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता है। वेयर हाउसिंग में भी सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता है। जैसे कोई ऑर्डर आपका प्रोसेस हो गया फ्लिपकार्ट के सॉफ्टवेयर पे, और फ्लिपकार्ट के जब सॉफ्टवेयर पे प्लेस हो गया तो वो ऑर्डर जो है, वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ रखा गया होगा, वो तो वेयर हाउस में रखा गया होगा, भंडार गृह में। अब भंडार गृह में जो काम कर रहा है, जो मालिक है भंडार गृह का, या भंडार गृह की जो देखभाल करता है, उसको एक सूचना तो देना पड़ेगा ना कि भैया इस कस्टमर ने ये वाला प्रोडक्ट परचेज किया है और इसकी पैकिंग कर देनी चाहिए। तो वेयर हाउसिंग के दरमियान, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद जो वेयर हाउसिंग होती है वहां पर भी सूचना प्रसारण की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब है इन्वेंट्री प्रबंधन और परिवहन। तो इन्वेंट्री प्रबंधन का मतलब हो गया प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर पे लिस्ट करना। अब देखिए भैया, ऐसा है कि मान लेते हैं आपने प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री जो डाली फ्लिपकार्ट पे, आपने 50 प्रोडक्ट्स डाल दिए कि भैया मेरे पास 50 प्रोडक्ट्स है सेल करने के लिए, 50 इन्वेंट्रीज आपने डाल दी। लेकिन जो आपका वेयर हाउस है वहां पर 50 प्रोडक्ट है ही नहीं, तब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में कंपनी को लॉस होगा। तो यहाँ पर भी सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता है कि भाई यहाँ पर जो है ना, हमारे पास भंडार गृह में केवल 40 प्रोडक्ट्स ही हैं और इसीलिए इन्वेंट्री में केवल 40 प्रोडक्ट ही दिखने चाहिए। तो इन्वेंट्री जो प्रबंधन हो रहा है, यहाँ पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो यह भी एक ऐसा क्षेत्र है लॉजिस्टिक वाली जगह, लॉजिस्टिक्स में या संभारण में, जहाँ पर क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। चौथा है परिवहन। जो ट्रांसपोर्टेशन है, यह भी एक मेन फैक्टर है। जैसे कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद क्या होता है, जब ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है तो प्रोडक्ट को जब शिप कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है वेयर हाउस से, जब कंपनियां उसको छोड़ देती है अपने एंड से, तो आप देखते होंगे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट किस जगह पहुंचा है, कितने दिन में मुझे मिलेगा। दिल्ली से बिहार आना है तो दिल्ली से पटना लाया गया। अब बिहार में कहाँ जाना है तो मुझे मान लेते हैं सुपौल आना है, या अररिया आना है, या कटिहार किशनगंज कहीं पे भी आना है, या भागलपुर आना है। तो अब पटना आने के बाद आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट पटना में, और आप कहाँ पे हैं, या पश्चिमी चंपारण में। तो आपको प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा भाई? तो आपको यहाँ प्रोडक्ट फिर पटना से आपको पश्चिमी चंपारण मिल जाएगा। तो वो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट अब पटना से पश्चिमी चंपारण आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो परिवहन के दरमियान भी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है, यह भी एक क्षेत्र है जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है। अगर सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट कब आ रहा है, कैसे आएगा, किस दिन आएगा, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। अब है संभारण प्रबंधन गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ऐसा है कि जब कोई कंपनी काम करती है तो वह जो बड़ी लेवल की कंपनी है, तो ऐसा होता है कि उनको तो लॉजिस्टिक्स के सहारे अपने प्रोडक्ट को देश के या विदेश के देश के किसी भी कोने में शिप करना होता है, या विश्व के किसी भी कोने में शिप करना होता है। तो उस समय वो क्या करेंगी? अब बार बार वो डिफरेंट लॉजिस्टिक्स को हायर करेंगी। अभी मान लेते हैं फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं, अभी वो ई कार्ट के साथ काम कर रही है। अब वो क्या करेगी, कभी ई कार्ट वाले को बोलेगी कि मेरा प्रोडक्ट ले जाओ, कभी वो बोलेगी भैया तुम डिलीवरी वाले को बोलेगी कि तुम मेरा प्रोडक्ट ले जाओ, कभी बोलेगी कि ई कॉम एक्सप्रेस वाला तुम मेरा प्रोडक्ट ले जाओ। तो इससे क्या होगा कि कंपनी जो है ना, वो बार बार एक ही चीज के लिए अलग अलग तरीके का लागत पे करेगी, मतलब बेकार कहीं परेशान होगी, कई कंपनियों के पास जाएगी कि आप मेरा प्रोडक्ट ले जाइए, आप मेरा प्रोडक्ट ले जाइए, तो इससे उसको नुकसान होगा। तो यहाँ पर यही मुद्दा है कि संभारण प्रबंधन जो हम करते हैं, कंपनियों की बात करते हैं, तो उसको अगर आउटसोर्स कर दिया जाए, जब कंपनियां अपने सर से ये लॉजिस्टिक का काम हटा ले, तो इससे क्या लाभ होगा? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कुछ लाभ इस तरह का होगा। सबसे पहले तो लागत कम होगी। जैसे कि मान लेते हैं फ्लिपकार्ट वाला अपना सारा लॉजिस्टिक का काम किसको सौंप के रखा हुआ है, तो ई कार्ट लॉजिस्टिक। तो ई कार्ट लॉजिस्टिक को सौंप के इन्होंने अपना काम मतलब निकाल लिया है। ये अब बिल्कुल ई कार्ट लॉजिस्टिक पे निर्भर है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट के सारे प्रोडक्ट्स को कौन लेके जा रहा है? ई कार्ट लॉजिस्टिक वाला लेके जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो बेहतर लचीलापन हो गया है कंपनी में और लॉजिस्टिक्स में।
ये जो लॉजिस्टिक है, ई कार्ट लॉजिस्टिक, इस दोनों में एक बेहतर लचीलापन देखने को मिल गया। फिर उसके बाद जो बेतहाशा लागत लग रहा था इधर उधर, अब फ्लिपकार्ट वाला पैकिंग करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा, वो सारा इसने किस पे छोड़ दिया, ई कार्ट लॉजिस्टिक पे छोड़ दिया। तो अप्रत्यक्ष लागत भी कम हो गया, प्रदर्शन में सुधार। अब सारे प्रोडक्ट को लेके जाना है ई कार्ट लॉजिस्टिक वाले को, ई कार्ट लॉजिस्टिक वाले को पता है कि किस दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का समय जो है वो फिक्स हो जाएगा कि इतने समय में ये प्रोडक्ट वहाँ पहुँच जाएगा। और इससे क्या होगा कि कस्टमर पर एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और इससे ये भी होगा कि कंपनी के प्रदर्शन में भी सुधार हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। और ये क्या क्लिक कर दिया भाई मैंने। और ऐसा करने से जब कंपनियां सारे अपने जो ये लॉजिस्टिक्स वाले मुद्दे हैं, संभारण वाले मुद्दे हैं, उसको वो आउटसोर्स करके जब लॉजिस्टिक के ऊपर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लॉजिस्टिक के ऊपर ये हो जाता है कि सीमा शुल्क सहायता, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो वहाँ पर जो सीमा शुल्क लग रहा है वो कौन भरती है, लॉजिस्टिक कंपनियां भरती है। देश से विदेश जाना है तो वहाँ पर भी लॉजिस्टिक कंपनियां ये शुल्क भरती हैं। तो कंपनियों को इससे, जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उसको इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब कंपनियां अपना सारा लॉजिस्टिक का काम किसी एक डिफिनिट लॉजिस्टिक्स के साथ स्टार्ट कर देती है, तो उससे एक फायदा ये भी होता है कि कंपनी अब अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। उसका जो व्यवसाय है वो केवल और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करे। जैसे फ्लिपकार्ट वाला है, उसका काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करना। अब वो सारा दिन लॉजिस्टिक को खोजते रह जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट को किससे शिप करे, कौन से प्रोडक्ट को किससे शिप करे, तो वो अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान दे पाएगी, बिल्कुल नहीं दे पाएगी। तो इससे दिक्कत आएगी और इस वजह से फिर वो कंपनी को नुकसान होगा। तो ये इस वजह से क्या होता है, लॉजिस्टिक प्रबंधन की वजह से कंपनियां केवल और केवल अपने व्यवसाय पर ध्यान देती है और उनके नुकसान, और इससे कंपनियों को नुकसान कम होता है, कंपनी को एक ब्रांड वैल्यू मिलती है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली संभारण संबंध की चुनौतियों को उजागर कीजिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि जब आप बेहतर तरीके से एक संभारण प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, या कंपनी बेहतर तरीके से लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं, तो उससे क्या समस्याएं कंपनियों को आएंगी या ग्राहकों को आएंगी। तो सबसे पहला जो बैड इम्पैक्ट होगा वो होगा ग्राहकों पर, क्योंकि कंपनी, अब जो जैसे मान लेते हैं फ्लिपकार्ट वाला है, फ्लिपकार्ट वाले को यही पता नहीं है कि बिहार के अंदर किससे हमें प्रोडक्ट भेजना है, तो बेहतर संभारण प्रबंधन उसके पास नहीं है, तो वो 5 दिन में जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसको वो 10 दिन में भेजेगी। तो ग्राहक सेवा पर इससे असर होगा, इससे कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी का बैड इम्पैक्ट कस्टमर पर जाएगा और कस्टमर किसी दूसरे कंपनी में स्विच कर जाएंगे। तो ये एक चुनौती है। अब दूसरा है परिवहन लागत नियंत्रण। कहाँ चला गया भाई मेरा यह भी एक चुनौती है। अब चूंकि एक प्रोडक्ट को मान लेते हैं दिल्ली से आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, असम, मणिपुर, इस सब इलाके में जाना है, अब वहाँ रास्ता नहीं है, दिक्कत है, पहाड़ी वाला रास्ता है, और इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से टूटा फूटा रास्ता है, तो यहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो रहा है और ड्राइवर कम खर्च में नहीं जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स है वो वहाँ थोड़ी सी मतलब स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी सी समस्याओं से जूझते हैं, या फिर पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है। तो यह एक चिंता है, यह एक चुनौती है। अगर बेहतर संभारण प्रबंधन ना हो तो इससे दिक्कत होगी। और उसके बाद है योजना और जोखिम प्रबंधन। तो ऐसा है कि मान लेते जब आपका अच्छे से वो संभारण प्रबंधन नहीं होगा या कंपनी का बेहतर संभारण प्रबंधन नहीं होगा, तो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आएगी, कोई नई योजना लेकर के आएगी, तो कस्टमर्स उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंपनियों के पास एक बेहतर संभारण प्रबंधन नहीं है, कंपनियों के पास एक बेहतर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नहीं है। अब मान लेते एक कंपनी फ्लिपकार्ट एक लैपटॉप लेकर के आई, HP या पवेलियन या लेनोवो का। अब उस प्रोडक्ट को बिहार में 5 दिन में भेजा जाना चाहिए। अब कंपनी के पास वो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस लॉजिस्टिक से भेजे, किस कंपनी से भेजे, किस कुरियर कंपनी से भेजे कि वो प्रोडक्ट 5 दिन में पहुंच जाए। वो प्रोडक्ट 5 दिन के बदले 7 दिन में पहुंचेगा। तो अब बताइए, कस्टमर का रिस्पॉन्स नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, योजना में एक तरह से योजना प्रबंधन में दिक्कत आएगी कंपनियों को, फिर यह एक जोखिम का फैक्टर भी बनेगा। आई होप आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। चौथा है आपूर्तिकर्ता भागीदार संबंध। अब मान लेते हैं कि जब बेहतर संभारण प्रबंधन नहीं है या बेहतर संभारण प्रबंधन की दिशा में क्या होता है कि जो आपूर्तिकर्ता है, जो कंपनी है, और जो भागीदार लॉजिस्टिक कंपनी है, अगर इन दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं है तब भी संभारण प्रबंधन सही नहीं होगा, कंपनियों को नुकसान होगा और साथ ही लॉजिस्टिक वाले को भी नुकसान होगा। सरकार और पर्यावरण नियम। अब सरकार भी क्या होता है कि अचानक से कोई नियम निकाल देती है तो दिक्कत होती है।
पर्यावरण विनियम, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो यह भी ध्यान में रख के काम करना है। तो बेहतर सम्भारण प्रबंधन के सामने यह एक चुनौती है। सरकार ने सडनली कह दिया था कि हम प्लास्टिक को बैन करते हैं, तब मजबूर होकर जो फ्लिपकार्ट अमेजन वाली कंपनियां इन्होंने पेपर पैकिंग का यूज करना स्टार्ट किया। तो यह एक तरह से सरकार और पर्यावरण नियम भी एक फैक्टर है जो कि एक तरह से बेहतर सम्भारण प्रबंधन के लिए एक चुनौती है, बेहतर रसद प्रबंधन के लिए एक चुनौती। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि तीसरा वाला, संभारण के परिचालन उद्देश्यों को व्यक्त कीजिए। तो यह क्वेश्चन सेम यही है कि संभारण क्यों महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन यहां पर दोहराया गया है। या फिर आप ये कह लीजिए कि संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन यहाँ दोहराया गया है। तो इसको मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि मैंने इस पे पहले ही डिस्कशन आप लोगों से कर लिया है। संभारण का अगर या हम ये कह लें कि संभारण का उद्देश्य क्या होता है, तीव्र प्रतिक्रिया, कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंच, और लॉजिस्टिक वालों को ज़्यादा से ज़्यादा विचरण ना करना पड़े, घूमना ना पड़े, और कंपनियों को भी ज़्यादा घूमना ना पड़े, कल इस लॉजिस्टिक के पास जाना, परसों उस लॉजिस्टिक के पास जाना, तो ये सब दिक्कत ना आए। उसके बाद बेहतर अगर संभारण प्रबंधन है तो इससे क्या होता है कि कंपनी की गुणवत्ता में सुधार होता है, फिर लॉजिस्टिक की भी गुणवत्ता में सुधार होता है। तो यह भी एक तरह से संभारण का उद्देश्य है। संभारण का क्या उद्देश्य हो गया, कंपनी के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाना, और उसके बाद लॉजिस्टिक की वैल्यू को बढ़ाना, और लॉजिस्टिक के माध्यम से लॉजिस्टिक प्रबंधन के माध्यम से, संभारण प्रबंधन के माध्यम से बेहतर लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अब है संभारण प्रबंधन कुछ कारणों से महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक बताइए। सेम क्वेश्चन है, एकदम कोई चेंजेस नहीं है। बेकार में ही या दो क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। मैंने क्या ऐड किया, असाइनमेंट में ही ऐसा दिया गया था, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। संभारण के परिचालन उद्देश्यों को व्यक्त कीजिए। मैं ऊपर जा रहा था, मुझे लग रहा था कि ऊपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन नहीं, ये ऊपर कुछ ज़्यादा ही ऊपर होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन बताने लायक है नहीं। संभारण के परिचालन उद्देश्य को अभिव्यक्त कीजिए, सेम चीज़ें लिखनी है। उसके बाद संभारण क्यों महत्वपूर्ण है, संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, सेम चीज़ें लिखनी है। या फिर संभारण प्रबंधन कुछ कारणों से महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक बताइए, सेम बात लिखनी है। तो यहाँ पर कुछ बताने लायक नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, बेहतर ग्राहक सेवा, क्या कर दिया भाई मैंने, एक सेकेंड। ये जो है ना, ये पेन टैबलेट मुझे ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही है अच्छे से, अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ इसको और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कहाँ आ गया भाई मैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चैप्टर किस पेज पे आ गया मैं। अच्छा, ऊपर में है ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, ऊपर होगा, हाँ ये वाला। तो अभी मैं बता रहा था कि संभारण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिए, बेहतर ग्राहक सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अच्छा खासा एक बेहतर ग्राहक सेवा संभारण प्रबंधन का उद्देश्य है। कंपनियों की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना संभारण प्रबंधन का एक उद्देश्य है, या संभारण प्रबंधन इस तरीके से महत्वपूर्ण है। फिर कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाना, यह भी संभारण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, या इस तरह से संभारण प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ये सब सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, तो बताने लायक इसमें कुछ है नहीं। अब सामग्री हैंडलिंग प्रणालियों के प्रकार की चर्चा कीजिए। ऊपर में मैंने सामग्री हैंडलिंग पे डिस्कशन किया हुआ था। आई होप या आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि आप लोग उसको समझ गए होंगे। और सामग्री हैंडलिंग में या मटेरियल हैंडलिंग या वो पैकेज हैंडलिंग, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी। तो यहाँ पर मैंने ये बताना है कि सामग्री हैंडलिंग कितने प्रणालियों का सामग्री हैंडलिंग की प्रणालियाँ कितनी है, कितने तरीके से हम सामग्री को हैंडल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को या पैकेज को या रॉ मटेरियल को हम कितने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पहला है मैनुअल सामग्री हैंडलिंग, ये है पहला वाला। ठीक है भाई, क्या बार बार ये ब्लॉक आ रहा है, दिमाग खराब। ये जो है ना, ये www.ignutipsassignment.com जो लगा हुआ ना, इसी वजह से हो रहा है, ये परेशानी इसी वजह से हो रही है। इसको मैं ब्लॉक नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए बार बार मुझे ये परेशान किए जा रहा है। हाँ, तो ये है मैनुअल सामग्री हैंडलिंग। इसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप
आप या हम या कोई भी मनुष्य प्रोडक्ट की हैंडलिंग खुद से करता है अपने हाथों से। जैसे किसी ट्रक में सामान को लोड करना है तो हाथ से उठा के लोड कर दिया। इसमें किसी कुशल मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम मैनुअल सामग्री हैंडलिंग कहते हैं। इसी के माध्यम से सामग्री की हैंडलिंग होती है। ये पहला तरीका है। अब आगे बढ़ने से पूर्व मैं फिर से एक ऐड कर देता हूँ। मोहनी सारियन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, मोहनी सारियन नाम से। और कोई भी असाइनमेंट लेना चाहते हैं तो 9523779253 से आप असाइनमेंट ले सकते हैं। खुद ये वाला गैस पेपर लेना चाहते हैं तो आप 9523779253 पे व्हाट्सएप करके मुझसे ये गैस पेपर परचेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग ऐड को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरे तरीके की हैंडलिंग है सामग्री हैंडलिंग, उसे हम कहते हैं अर्ध स्वचालित सामग्री हैंडलिंग। इसमें मानव श्रम, ये दूसरा वाला है, इसमें मानव श्रम साथ में मशीन दोनों का ही इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई मनुष्य है, वो किसी प्रोडक्ट को ट्रक में डालना चाहता है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा भारी है, वो सामान ज़्यादा भारी है, तो उस समय क्या होगा? उस समय मान लेते हैं वो मनुष्य क्या करेगा, तो एक ट्रॉली ले आएगा। ट्रॉली में उस प्रोडक्ट को किसी तरह लोड कर देगा और ले जाकर के वो उसको ट्रक में डाल देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मनुष्य भी काम कर रहा है, साथ में मशीनें भी काम कर रही हैं। तो इस तरीके की जो हैंडलिंग होती है प्रोडक्ट की या सामग्री की, उसे हम अर्धचालित या अर्ध स्वचालित सामग्री हैंडलिंग कहते हैं। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्वचालित सामग्री हैंडलिंग। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के कार्यबल की आवश्यकता नहीं होती है, यह पूर्ण रूपेण मशीनों पर निर्भर होता है। मशीनें ही इस काम को करती हैं, मशीनों पर निर्भर। आई होप आप लोग इसको समझेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी लोहे को गर्म खौलते हुए पानी में डालना है, तो क्या कोई मनुष्य गर्म खौलते हुए पानी में लोहे को डालेगा? या हम ये कह सकते हैं कि किसी गोदरेज को गैल्वेनाइज्ड करना है, जंग करोधी बनाना है, तो उसके लिए हमको गैल्वेनाइज्ड जो पानी है, गर्म पानी, उसमें प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा। तो क्या वो मनुष्य करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य करेगा तो मनुष्य के हाथ पैर मुंह कान सब जल जाएंगे। तो करेगा कौन? मशीनें करेंगी, जो कि उस ताप को सह सकती हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और इस तरह से जो सामग्री की हैंडलिंग होती है उसे हम स्वचालित सामग्री हैंडलिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन है, सामग्री और उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन के प्रकारों की चर्चा कीजिए। कोई भी सामग्री है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी उत्पाद है, तो उसके लिए हम किस तरह के परिवहन का यूज करते हैं कि वह प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो इसमें 5 चीजें हैं। पहला है सड़क, दूसरा है रेल, तीसरा है हवा, चौथा पानी और पांचवा है पाइपलाइन। जैसे सड़क से कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे आसान, अगर हम सबसे आसान कहें तो ये सड़क परिवहन है। इसके माध्यम से हम कोई भी प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी उत्पाद एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर अगर रेल की सुविधा है तो सड़क से हम कार या कोई ट्रक इससे जाएंगे, तो क्या होगा कि लागत थोड़ी ज़्यादा आएगी। ट्रक में ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, फिर ट्रक में ज़्यादा कम सामान जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा लागत आएगी। हालांकि ये सड़क वाला जो परिवहन है ये सबसे सुलभ परिवहन का साधन है और इसके माध्यम से विश्व भर के अनेक उत्पाद एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाए जाते हैं, या विश्व भर के अनेक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आता है रेल, ये थोड़ा किफ़ायती है। किफ़ायती इस तरीके से है कि ये जो है एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकती है और शुल्क भी इसका कम होता है। तीसरा है हवा। हवाई जहाज के माध्यम से भी आजकल सामानों का आदान प्रदान हो रहा है। अब किसी प्रोडक्ट को दिल्ली से बिहार एक दिन में लाना है तो उस प्रोडक्ट को हवाई जहाज में डाल दिया हमने और वो हवाई जहाज सीधे उड़ता हुआ बिहार आ गया। उसने अपने साथ नागरिकों को तो लाया ही लाया, साथ में प्रोडक्ट और पार्सल्स भी वो लेकर आया। तो यह एक साधन है। चौथा है पानी। पानी के माध्यम से भी क्या होता है, वस्तुओं और उत्पादों का परिवहन होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंटेनरें या फिर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश पहुंचा दिए जाते हैं, या बड़े बड़े उत्पाद समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश जाते हैं जहाज के बदौलत। तो यह भी एक परिवहन का अच्छा खासा संसाधन है, या परिवहन का एक अच्छा खासा साधन है। पाइपलाइन जैसे कि गैस है,
या पेट्रोल है या डीजल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। ये जो उत्पाद है इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। तो ये इतने 5 बुनियादी परिवहन ढांचे हैं जिसके माध्यम से वस्तुओं और उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जाता है। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, इसमें अब कुछ बताने लायक है नहीं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तभी मैं आप लोगों को अब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मुझे प्यास लग गई है। मैंने बहुत देर से मतलब इसको रोक कर रखा था, मुझे लग रहा था कि अब मुझे पानी पी लेना चाहिए। पी लेता हूँ पानी अब मैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, संभारण सूचना प्रणाली की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। जो संभारण सूचना प्रणाली है इसकी आवश्यकता क्यों है इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि संभारण सूचना प्रणाली के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेहतर समन्वय को स्थापित करने के लिए संभारण में सूचना प्रणाली की आवश्यकता है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसको शॉर्टकट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं संगठन ने कोई फैसला लिया, संगठन जो कंपनी है उसने कोई फैसला लिया और उसको लॉजिस्टिक तक पहुंचाना है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान जरूरी है। क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर क्वेश्चन ही लिखा गया है कि संभारण सूचना प्रणाली की आवश्यकता क्या है। तो कंपनी और लॉजिस्टिक के बीच में अगर समन्वय स्थापित करना है तो यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, मान लेते हैं कोई ऑर्डर हमें प्रोसेस करना है कस्टमर्स के, तो वहाँ पर हम ऑर्डर जो प्रोसेस करेंगे कस्टमर को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है। आई बात समझ में? परिवहन, जब आपका प्रोडक्ट या कस्टमर का प्रोडक्ट ट्रेवल करता है, कस्टमर तक पहुंचने की होड़ में रहता है, तो वहां पर भी कस्टमर को बताया जाता है कि भैया आपका प्रोडक्ट इस जगह तक पहुंच गया। तो ये जो पहुंची हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आप ये सारी बातें पहले भी सुन चुके हैं, मैंने आपको ऊपर में भी बताया है, तो इसमें और कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। या फिर जैसे आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया और इसकी सूचना अगर हम वेयर हाउस को नहीं देंगे तो फिर ऑर्डर कैसे पैक होगा और फिर ऑर्डर कैसे डिस्पैच होगा? तो ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद वेयर हाउस को सूचना दी जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर हुआ है और उसको पैक करना और उसको 1 या 2 दिन के भीतर शिप कर देना है लॉजिस्टिक के हाथों, और ताकि वो प्रोडक्ट समय पर कस्टमर को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें किसके बदौलत हो रही है? तो सूचना के बदौलत हो रही है, सूचना के आदान प्रदान के बदौलत हो रही है। इसीलिए संभारण में सूचना प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अब हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संभारण परिवेश को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, स्पष्ट कीजिए। जो संभारण है, जो लॉजिस्टिक का काम होता है, उसको कई तरीके से प्रभावित किया जा सकता है या वो कई तरीके से प्रभावित होते हैं। सबसे पहला है वैश्वीकरण। इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की है, लेकिन फिर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। और इसको हमने कैसे चर्चा की थी? तो हमने इसके लिए कहा था कि संभारण प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो उसी को दूसरे तरीके से यहाँ लिख दिया गया है कि संभारण प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला वैश्वीकरण कारक है। आज जो है ना, पूरा विश्व एक बाजार के तौर पर उभर गया है। अब यहाँ पर दिन प्रतिदिन कई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कई नए उत्पाद मार्केट में आ रहे हैं। उनको अगर एक कस्टमर से या दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना है, एक कंपनी से दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आजकल जटिलताएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बेटर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वैश्वीकरण की वजह से, और बेटर वैरायटी ऑफ लॉजिस्टिक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक लॉजिस्टिक्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो समस्याएं हैं वो गंभीर होती जा रही हैं। सरकारी नीतियाँ भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। सरकारी नीतियां, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्लास्टिक को बंद करने की जो नीति थी वो सरकारी थी, और सरकार ने कहा कि प्लास्टिक पैकेजिंग बंद किया जाए। तो जो कंपनियां हैं उन्होंने मजबूर होकर फिर क्या किया था? तो प्लास्टिक पैकेजिंग बंद कर दिया था, प्लास्टिक पैकेजिंग को बंद कर दिया था। तो यही चीज़ें हैं, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। संभारण को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं। वैश्वीकरण एक फैक्टर है, नीति एक फैक्टर है, सरकारी नीति हो या कोई भी प्रक्रिया हो। अब है अनुकूलन क्षमता। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, ज़्यादा दिन तक टिका नहीं पाती है, तो इस वजह से वो अनुकूलन खो बैठती है और समाप्त हो जाती है। यह भी एक दिक्कत है। या कभी कभी क्या होता है कि लॉजिस्टिक कंपनियां पेट्रोल या ईंधन के महंगे दामों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है, तो उन्हें दिक्कत होती है, वो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाती है और ख़त्म हो जाती है। तो यह भी एक चुनौती है, यह भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। अनुकूलन क्षमता नहीं होना भी संभारण प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब प्राप्ति चक्र के चरणों की चर्चा कीजिए। प्राप्ति चक्र का मतलब हो गया कि खरीद चक्र।
अब प्राप्ति चक्र में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले किसी कंपनी को ये सोचना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट या किस चीज की व्यवसाय करनी चाहिए। तो पहले व्यवसाय की जरूरत को देखा जाता है कि किस प्रोडक्ट का या किस चीज का व्यवसाय करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर बाजार का विश्लेषण किया जाता है कि ये प्रोडक्ट अगर हम कंपनी के द्वारा ला रहे हैं मार्केट में तो उससे क्या प्रॉफिट कंपनी को होगा। बाजार का विश्लेषण जब हो जाता है तब कंपनियां क्या करती है, एक रणनीति विकसित करती है कि किस स्ट्रेटेजी से हम चलेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या करती है, समय समय पर बिग बिलियन डेज, बिग सेविंग डेज ला देती है और उसमें प्रोडक्ट धड़ल्ले से काफ़ी महंगे प्रोडक्ट को सस्ते में बेच दिया जाता है और फिर बाद में नॉर्मल दिनों में उसी प्रोडक्ट पर ज़्यादा चार्जेस लेकर के ये जो नुकसान है उसकी भरपाई कर ली जाती है। जैसे अमेजन वाले करते हैं, अमेजन प्राइम डेज लॉन्च कर देते हैं। तो यह एक तरह से एक रणनीति का विकास किया जाता है कंपनियों की ओर से। जब प्रोडक्ट उसको लाना होता है फिर बाजार का परीक्षण किया जाता है कि हाँ बाजार में प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या है। फिर उसके बाद प्रलेखन और विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। अब कंपनियां जब प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेन करने की कोशिश करती है तब उसके बाद वो जो है क्या करती हैं कि वो ये देखती हैं कि अब कौन जो कंपनी है उसको प्रोडक्ट देगा कौन, तो उसके लिए प्रलेखन और विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। फिर उसके बाद निविदा प्रक्रिया की जाती है जिसमें कि बोली लगाई जाती है कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट अपने आप से परचेज करने वाला हूँ, कौन मुझे सस्ते से सस्ते में दे देगा। तो निविदा प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद निविदा दस्तावेज जारी किया जाता है। जब कंपनियां बिडिंग कर लेती हैं, कंपनियां सस्ते से सस्ते वाले प्रोडक्ट जो है अपने एंड में कर लेती है तो फिर वो निविदा दस्तावेज जारी करती है। फिर उसके बाद निविदा का मूल्यांकन होता है, सत्यापन होता है। फिर उसके बाद फिर अनुबंध बनता है। फिर उसके बाद अनुबंध का मतलब हो गया कि आप ये समझ लीजिए एक बाउंड बनता है कि हाँ ये कंपनी या ऐसे समझ लीजिए कि ये कंपनी या ये प्रोडक्ट जो है ये कंपनी इस कंपनी को, इस मल्टीनेशनल कंपनी को 25 साल तक सप्लाई करती रहेगी। मतलब ये जो प्रोडक्ट है जैसे कि लैपटॉप, लेनोवो वाले 25 साल तक फ्लिपकार्ट को लैपटॉप देते रहेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक अनुबंध बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है और इसके तहत बिजनेस होता है। तो इसे हम पूर्ति चक्र कहते हैं। फिर उसके बाद गोदाम, रसद और रसीदें आती हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि सब सारा अनुबंध हो गया, तब प्रोडक्ट को गोदाम में रखना है तो गोदाम की आवश्यकता है। गोदाम जब हो जाएगा तो फिर लॉजिस्टिक की आवश्यकता है। जब गोदाम में प्रोडक्ट रखवा दिया गया अब उसको सेल करना है, अब उसको देश विदेश के कोने कोने में भेजना है तो फिर रसद, लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है। फिर उसके बाद रसीद, रसीद का मतलब क्या, लेबल, पैकिंग स्लिप, ये सब की आवश्यकता है। तो ये सब क्या है, आपूर्ति चक्र का एक हिस्सा है। क्वेश्चन ही है, ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया वही क्वेश्चन, ऊपर है, हाँ यहाँ रहा क्वेश्चन। प्राप्ति चक्र के चरणों की चर्चा कीजिए। तो ये सब चरणें हैं, इन्हीं चरणों से गुजरकर कोई प्राप्ति चक्र में पहुंचता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं आगे क्या है। फिर उसके बाद अनुबंध प्रदर्शन। अब जैसे कि जो बॉन्ड बनता है, जो लीजशिप होती है वो कुछ समय के लिए होता है। आई बात समझ में, 5 साल 10 साल। अब उसमें कुछ समय के बाद जब 5 साल 10 साल हो जाता है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं। फिर आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन भी देखा जाता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब उसके बाद जो जो ये आपूर्तिकर्ता है, जो प्रोडक्ट दे रहा है कंपनी को, उन दोनों के बीच में, कंपनी और आपूर्तिकर्ता के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। फिर संपत्तियों का प्रबंधन भी किया जाता है। तो इतने फैक्टर से गुजर करके क्या होता है, तो प्राप्ति चक्र में हम पहुंच सकते हैं, या हम नहीं पहुंच सकते, सॉरी, कंपनियां पहुंचती हैं। अब है कि 8 ग्राहक अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाले कमियों का वर्णन कीजिए। देखिए ग्राहक अपेक्षा को अगर हम प्रभावित करने वाले पॉइंट्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कंपनियां अगर समय पर प्रोडक्ट नहीं दे पाती हैं तो फिर इससे ग्राहक की अपेक्षाओं का हनन हो जाता है। ग्राहक सोचते हैं कि हमें प्रोडक्ट 5 दिन में मिल जाएगा, वो मिलता है 6 दिन में। तो इससे ग्राहकों की अपेक्षा हो जाती है, इससे कंपनियों का बैड इम्पैक्ट पड़ता है। कंपनियों के बारे में ग्राहक गलत सोचते हैं और दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं। तो यह एक कमी है और यह जो है ग्राहक अपेक्षाओं को प्रभावित करता है। बेहतर ज्ञान अगर ग्राहक के पास है तो वो ज़्यादा बेटर से बेटर प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेगा। अब ज्ञान के आधार पर वो बेटर प्रोडक्ट खरीद तो रहा है लेकिन उसको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, गलत मिल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है। तो बेहतर ज्ञान जो है यह भी ग्राहक अपेक्षाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो बेहतर प्रोडक्ट परचेज करेगा। कंपनी उसको बेहतर वैल्यू नहीं देगी तो वो फिर कंपनी की निंदा ही करेगा, कंपनी की बुराई ही करेगा। मानक की बात करते हैं। मानक को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई कंपनी ने ये बोला कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये इतने मानकों पर खरी उतरती है, ये इतना स्टैंडर्ड के साथ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जब प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है किसी कस्टमर के द्वारा और
कस्टमर ये देखता है कि वो जो प्रोडक्ट है मानक पर खरा नहीं उतरता है, तो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ग्राहक की अपेक्षा हो जाती है और फिर ग्राहक जो है कंपनी को पसंद नहीं करता है। जैसे कि कुछ लोग लेनोवो के लैपटॉप को पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो मानक है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। कुछ लोग लेनोवो को पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन या क्वालिफिकेशन कम है। तो यह मानक की बात हो गई। अब प्रदर्शन की बात कर ली, प्रोडक्ट खरीद लिया गया, प्रोडक्ट खरीद लिया गया और उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, तो यह भी एक तरह से समस्याओं का कारण बनता है, यह भी एक ग्राहक की अपेक्षा का कारण बनता है। संचार माध्यम भी अपेक्षा का कारण बनता है। प्रोडक्ट अगर कस्टमर के द्वारा खरीद लिया गया, ग्राहक के द्वारा खरीद लिया गया, अब वो किसी कारण से उससे संतुष्ट नहीं है, अब वो कंपनी से संपर्क नहीं साध पा रहा है, संचार नहीं कर पा रहा है, तो अपने प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर पाएगा। यह स्थिति भी ग्राहक अपेक्षा की होगी। धारणा, कभी कभी ग्राहक को लगता है कि ये प्रोडक्ट सही है लेकिन वास्तव में वो प्रोडक्ट गलत होता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्राहक सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट गलत है लेकिन वास्तव में वो प्रोडक्ट सही होता है, वो उत्पाद सही होते हैं। तो यहाँ पर भी ग्राहक की अपेक्षा एक तरह से हो जाती है। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन, संभारण प्रबंधन गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लाभों की सूची बनाइए। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि संभारण प्रबंधन जो होता है, बेहतर संभारण प्रबंधन कैसे कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करता है, कैसे कंपनियां जो है ना सारी चीज़ों को एक लॉजिस्टिक पे छोड़ देती है, जिससे कि कम लागत में अच्छे से अच्छा काम हो जाता है। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि समय की बचत हो जाती है, कंपनियां अपने व्यवसाय पर ध्यान देती है। तो ये सब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके ऊपर में, तो ये बताने वाली बात है ही नहीं। आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। प्रभावी संभारण प्रबंधन की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। पहले ही बता चुका हूं मैं, संभारण प्रबंधन अगर ठीक से नहीं होगा तो ग्राहक, सबसे पहले तो ग्राहक की सेवा बेहतर नहीं होंगी, ग्राहक परेशान होगा। दूसरा है कि परिवहन, जब ठीक से बेहतर संभारण प्रबंधन नहीं होगा तो परिवहन में भी दिक्कत आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचेगा। या मान लेते हैं परिवहन के दरमियान पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम ईंधन की दरें बढ़ जाती है तो ज़्यादा लागत लगेगा, फिर प्रोडक्ट किफ़ायती नहीं रहेगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। फिर योजना और जोखिम प्रबंधन, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि कंपनियां जो भी प्रोडक्ट जो है वो लाती है मार्केट में, अब उसके पास कोई योजना है ही नहीं कैसे मार्केट में उसको लाना है, फिर कैसे उसको समय पर लोगों को पहुंचाना है। तो अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो यह भी संभारण प्रबंधन में एक तरह की चुनौती होगी। फिर आपूर्तिकर्ता साझेदार संबंध, सरकार और पर्यावरण विनियम, ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये वाला समापन हुआ, ये सारी चीज़ें खत्म हुई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो ये वाला हिंदी में है, सॉरी ये वाला इंग्लिश में है, तो इंग्लिश को रहने देते हैं, हम सीधे चलते हैं हिंदी वाले पे। तो देखिए दोस्तों, इस पर डिस्कशन से पूर्व मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 वीडियो सेशंस थे टोटल। उसमें मैंने अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि मैंने अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट दे सकूं। और इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अपने तरफ से समाहित किया है और मैं ये आशा करूंगा कि अभी जो आगे क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, आप लोग उसको बिना कुछ देखे ही समझ जाएंगे। आप लोगों को लग जाएगा कि हाँ मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, और आप लोग जो एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे वही मतलब मेरा वास्तविक फल होगा। मतलब जो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ या मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में जो जितनी देर बोला है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपने जो क्वेश्चन आंसर्स कर दिए हैं सारे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब मेरा ये वीडियो सफल रहा, मेरा ये वीडियो अच्छा रहा। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, इसको मैंने अब बड़ा कर दिया है। तो ये है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन पे डिस्कशन से पूर्व मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर पीडीएफ चाहिए गैस पेपर की तो 9523779253 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पे तो मोहनीश आर्यन, नीचे छोटा सा डैश दे करके आप इंस्टा पे फॉलो करके अपने समस्याओं का समाधान जान लीजिएगा। तो इतना समझ गए। अब क्वेश्चन के मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो BPAS 184 है मेनली 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स के पेपर हैं ये, 50 मार्क्स का पेपर है ये, सॉरी। और इसमें कुल 8 या 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 मार्क्स निर्धारित किया गया होता है। तो इसका मतलब है कि 5 प्रश्न अगर हम कर दें, टोटल 5 प्रश्न कर दें, 5 क्वेश्चन अगर हम आंसर कर दें तो 5 × 10, तो इसका मतलब हो गया कि 50 जो है 50 मार्क्स मेरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा समस्याओं वाली बात है नहीं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि हम एक क्वेश्चन के लिए 2 या 3 पेज आंसर करेंगे या 2 या 2.5 पेज आंसर करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इससे भी घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन के मार्क्स पैटर्न को समझ गए होंगे आप लोग। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे।
खंड 1 है, इसमें शायद 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है संभारण से क्या तात्पर्य है, लॉजिस्टिक्स से क्या तात्पर्य है, जिसकी चर्चा हम सबसे पहले कर चुके हैं, और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने इसके बारे में भी बता दिया आप लोगों को, संभारण क्या है, लॉजिस्टिक बता चुका हूं मैं, स्टार्टिंग से बता चुका हूं। और उसके बाद प्रकार की बात करें तो मेनली अगर हम शॉर्ट में बात करें तो 2 है, इनबाउंड, दूसरा है आउटबाउंड, पहले मैं बता चुका हूँ। ये अप स्ट्रीम वाला है, ये डाउन स्ट्रीम वाला है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है आपको खरीद रसद, और दूसरा होता है प्रोडक्शन उत्पादन रसद। और आउटबाउंड या डाउन स्ट्रीम की बात करें तो इसमें होता है बिक्री रसद, रिवर्स रसद, रिवर्स को हम कह सकते हैं व्युत्क्रम रसद। तीसरा मैंने बताया था आप लोगों को पुनर्चक्रीय रसद। तो ये इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, ये मैं वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अवधारणात्मक ढांचा प्रस्तुत कीजिए तथा संभारण और उसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो में आप ऊपर देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तीसरा है संभारण प्रबंधन चक्र के प्रमुख अंतर संबंधीय क्रियाकलापों की चर्चा कीजिए। तो इसमें मैंने आप लोगों को संभारण प्रबंधन चक्र की बात करी, तो इसमें के अंदर क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं। तो संभारण में क्या होता है भाई, प्रोडक्ट को उठाया जाता है, प्रोडक्ट को उठा करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसमें कितने चरण होते हैं, पहले प्रोडक्ट को कहाँ से उठाया जाता है, पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल को उठाया जाता है, फिर रॉ मटेरियल को उठाने के बाद उसको भेजा जाता है कहाँ, प्रोडक्शन सेंटर पे। प्रोडक्शन सेंटर से उसको कहाँ भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से किसके पास आता है, होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास। तो यह संभारण प्रबंधन चक्र का एक अंतर संबंधीय कार्यकलाप है, इसको आप बता सकते हैं। अब जब इतना हो गया, कस्टमर तक पहुंच गया, तो ये हो गया फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड साइकिल हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट लेने के बाद संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो रिटर्न, प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है रिटेलर के पास, फिर रिटेलर फिर ये कर देता है होलसेलर, होलसेलर डीलर के पास, और फिर डीलर जो है वो किसको दे देता है, फिर प्रोडक्शन सेंटर को दे देता है। तो यह रिवर्स वाला साइकिल हो गया। अब बताइए ये मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है, बिल्कुल बताया है, आप इसको भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सामग्री हैंडलिंग के सिद्धांत मैं बता चुका हूँ कितने तरीके से सामग्री हैंडलिंग होती है, सामग्री हैंडलिंग क्या है, और सामग्री हैंडलिंग हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। भांडागारों के प्रकार, तो जो भंडार है वो कितने तरह का होता है, भंडारण जो होता है वो कितने तरह का होता है, वेयर हाउसेस कितने तरह के होते हैं। कहीं पर वस्तु रखी जाती है, कहीं पर उत्पाद रखे जाते हैं। उत्पाद का मतलब हो गया फाइनल प्रोडक्ट, और वस्तु का भी मतलब हो गया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कच्चे मालों को भी रखा जाता है, तो वह एक तरह का दूसरा भंडार घर हुआ। कहीं कहीं क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पर भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है, फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वहाँ पर बनने के बाद भी उसको स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से उसको वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। यहाँ भी प्रोडक्ट स्टोर है, वेयर हाउस से फिर होलसेलर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर उसके बाद रिटेलर के पास गया, सबके पास ये कुछ ना कुछ स्टोर है, भंडार में रखा हुआ है। तो ये भंडार के इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हो गए, आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। अब बताइए इसमें 4 क्वेश्चन थे, इसमें से मैंने ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन करवा ही दिए, तो इसमें बताना क्या। दूसरे खंड की बात करें तो संभारण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बता चुका हूं मैं क्या सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका है। संभारण सूचना प्रणाली पर एक टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल दोनों ही सेम है, दोनों का आंसर 100% सेम होगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संभारण सूचना प्रणाली एकदम सेम होगा।
सम्भारण प्रबंधन में ग्राहक सेवाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, कैसे बेहतर सम्भारण प्रबंधन, कैसे बेहतर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ग्राहक सेवाओं को बेहतर से बेहतर कर सकता है, कैसे ग्राहकों को खुश कर सकता है, कैसे ग्राहकों को समय पर प्रोडक्ट पहुंचा सकता है, कैसे सम्भारण प्रबंधन के माध्यम से ग्राहकों के सामने कंपनियां अपना मूल्य बढ़ा सकती है। सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इसमें बताने लायक कुछ आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रभावी सम्भारण आउटसोर्सिंग के मुद्दों की चर्चा कीजिए। यह भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे कंपनियां अपना सारा भार प्रोडक्ट को पैक करना, प्रोडक्ट को लेवल करना, प्रोडक्ट को फिर शिप करने का जो भार है वो बेहतर लॉजिस्टिक कंपनियों को दे देती है। और जब लॉजिस्टिक कंपनियां बेहतर तरीके से काम करती हैं तो इससे कंपनी अपने व्यवसाय पर ध्यान दे पाती हैं। तो प्रभावी संभारण अगर होता है, अच्छा संभारण अगर होता है, बेहतर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर होता है तो इससे आउटसोर्सिंग अच्छी होती है और आउटसोर्सिंग की वजह से कंपनियां जो है अपने मुनाफे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है और अपने व्यवसाय पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, और अब इस वीडियो सेशन को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो सेशन में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने सब कवर करवा दिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसकी भी एनालिसिस मैंने करवा दी, उसका भी डिस्कशन मैंने करवा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई गलती त्रुटि कमी नज़र आती है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और साथ ही कोई कमी या कुछ सुधारने लायक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। लास्ट में जाते जाते इतना कहूँगा कि मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे मोहनीश आर्यन छोटा सा डैश, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। मैं मिल जाऊँगा का मतलब हो गया कि मेरी आईडी मिल जाएगी। और साथ ही ये गैस पेपर लेने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ये इग्नोटिप्स असाइनमेंट के वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ignotipsassignment.com, वहाँ से भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें बेटर डिटेल के साथ दी होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अलविदा दोस्तों।